हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल का मास्टर वीडियो के जरिए अध्ययन करेंगे, जो हमारे विभिन्न वनडे परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के रूप में यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा भारत के भूगोल का मास्टर वीडियो नंबर 1 है। इसके और 2 भाग जल्द ही पब्लिश किए जाएंगे। इस तरह से हम लोग दोस्तों 3 भाग में भारत के भूगोल को वनडे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज के मास्टर वीडियो में भारत के भूगोल को हम लोग थोड़ा सा पहले बेसिक चीज़ें समझेंगे उसके बाद दोस्तों आगे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों आज का, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ दोस्तों? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। दोस्तों, यह स्थिति बताई जा रही है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर हम दोस्तों विश्व के नक्शे के साथ देखें तो भारत की स्थिति दोस्तों एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसके पश्चिमी भाग में अरब सागर, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी व दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। आगे दोस्तों, हिंद महासागर इसके दक्षिण में स्थित है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। अगर दोस्तों हम सब भूमध्य रेखा के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे दोस्तों जो विषुवत रेखा, हमारी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को भूमध्य रेखा यानी बीचों बीच से काटती है, उसको अगर देखें दोस्तों तो हमारी स्थिति, हमारे देश की स्थिति पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। चलिए हम लोग नंबर 1 पॉइंट को थोड़ा सा नक्शे के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, ताकि ये चीज़ें बराबर हमारी प्रिपेयर रहें, हम लंबे समय तक इसको याद रख सकें। चलिए दोस्तों, हम लोग नक्शे के हिसाब से देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये हमारा भारत है और इसके दोस्तों पूर्वी भाग में क्या है? तो पूर्वी भाग में हमारे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिमी भाग में दोस्तों यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इसके पूर्वी भाग में। और पश्चिमी भाग में दोस्तों यहाँ पे हमारा अरबियन सी है, क्या है? अरब सागर है। और दक्षिणी भाग में दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है? हिंद महासागर है। इस तरह से दोस्तों हमारा देश 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी भाग में अरब सागर और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर। अतः हमारी स्थिति दोस्तों यहाँ पे तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। और दोस्तों हम लोग विश्व के नक्शे के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग पाएंगे दोस्तों विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से हमारी स्थिति दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतया। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने दूसरे पॉइंट को देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों भारत का विस्तार। हम इसमें दोस्तों पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, हम लोग मैप के जरिए अच्छे से देख चुके हैं। हम लोग दूसरे पॉइंट में दोस्तों भारत की स्थिति के बारे में अक्षांश व देशांतर के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो क्या दोस्तों दूसरा पॉइंट, भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों भारत की स्थिति अक्षांश के दृष्टिकोण से क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा देश यानी भारत फैला हुआ है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा मैप के जरिए देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग मैप के जरिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे हमारे देश की दोस्तों हम लोग पहले अक्षांश के हिसाब से बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर दोस्तों कहाँ पे, और उत्तरी सीमा हमारा कहाँ पे जाके लगता है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारी दोस्तों अक्षांश की बात हो रही भी। तो हमारे देश की स्थिति दोस्तों अक्षांश के हिसाब से 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। दोस्तों एक बार फिर हम इसको रिवीजन करते हैं। 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारे दोस्तों अक्षांशीय स्थिति है। यानी ये पूछा है दोस्तों हमारे देश की अक्षांशीय स्थिति, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक।
और देशांतर के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो हम सब देशांतर के हिसाब से यहाँ से देखेंगे दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि हमारी दोस्तों एक क्षैतिज रेखा होती है, एक वर्टिकल होती है। क्षैतिज को हम लोग अक्षांश कहते हैं, जो वर्टिकल होती है दोस्तों उसको हम लोग देशांतर रेखा करते हैं। अब देशांतर पे देखेंगे दोस्तों तो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ से दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे देखिए दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और यहाँ लास्ट में दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पे दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट, यानी हमारी देशांतरी स्थिति क्या है 68°7 से लेकर 97°25 पूर्वी देशांतर तक हमारा देश फैला हुआ है। यानी अब अक्षांश और देशांतर को एक बार में पढ़ेंगे दोस्तों तो कैसे, हमारे देश की स्थिति 8°4 से लेकर 37°4 उत्तरी अक्षांश तक, यानी 8°4 उत्तरी अक्षांश से लेकर विषुवत रेखा के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो 8°4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 68°7 सॉरी दोस्तों 8°4 से लेकर 37°6 उत्तरी अक्षांश तक और 68°7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। चलिए दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर तीसरे को देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा है दोस्तों, कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटते हुए। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे हमारे देश को कौन सी रेखा लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है, तो कर्क रेखा। केवल एक ही रेखा दोस्तों हम लोग जानते हैं हमारे देश से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा हमारे दक्षिण में है, उसके बाद दोस्तों लास्ट में दक्षिणी भाग में मकर रेखा होती है, हम लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों हमारे देश को कौन सी रेखा बांटती है, वो है कर्क रेखा। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटते हुए 8 राज्यों दोस्तों 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारे देश में गुजरती है। आप ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, 4 पे छत्तीसगढ़, 5 पे झारखंड, 6 पे पश्चिम बंगाल, 7 पे त्रिपुरा, 8 पे मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें। यानी अब हम कहेंगे दोस्तों तीसरे नंबर पे कर्क रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और यह दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा मैप के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारी कर्क रेखा है। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं। तो चलिए वो 8 राज्यों को देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारी कर्क रेखा दोस्तों यहाँ से गुजर रही है, ये हमारी कर्क रेखा है। अब दोस्तों देखते हैं कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। नंबर 1 पे यह हमारा गुजरात पड़ रहा है। नंबर 2 पे दोस्तों हमारा थोड़ा सा यहाँ आप देखिए राजस्थान पड़ रहा है, यानी गुजरात राजस्थान। तीसरे पे हमारा मध्य प्रदेश पड़ रहा है दोस्तों। चौथे पे छत्तीसगढ़ पड़ रहा है। 5वें पे झारखंड। 6 पे पश्चिम बंगाल, 6 पे पश्चिम बंगाल, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और पूर्व में कौन कौन से 2 दोस्तों, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। इस तरह से दोस्तों कर्क रेखा हमारे देश में के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों, भारत का मानक समय। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। हम लोग जानते हैं दोस्तों ये ग्रीनविच मीन टाइम हम लोग जानते हैं, वहाँ से IST GMT है दोस्तों, जो है ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ से दोस्तों मानक निर्धारित किया गया है। हम लोग जानते हैं 0 डिग्री दोस्तों देशांतर वो रेखा है, वहाँ से हमारे दोस्तों मानक समय 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा को हमारे देश की मानक समय रेखा कहते हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं ठीक वहीं से हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद दोस्तों कहाँ से होकर गुजरती है, नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, जो 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री दोस्तों हम लोग जानते हैं पर स्थित है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। हम लोग जानते हैं दोस्तों एक अक्षांश को घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। और 82.5 डिग्री इस हिसाब से घूमेगी दोस्तों तो 5 घंटे 30 मिनट उसको घूमने में लगेंगे, यानी 5.5 घंटा GMT से हमारा IST आगे है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको नक्शे के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, ताकि लंबे समय तक प्रिपेयर रहें। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा IST है, यानी इंडियन
स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय दोस्तों, भारत का मानक समय। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं इस साइड में जो है वहाँ पे दोस्तों मान लेने के लिए हम सब मान लेंगे कि यहाँ पे दोस्तों GMT है। GMT से हमारा दोस्तों यहाँ पे जो 82.5 डिग्री हमारा पूर्वी देशांतर पे पड़ता है IST दोस्तों, 82.5 डिग्री, यानी एक अंश में अगर 4 मिनट बनेंगे तो 82.5 डिग्री में 5 घंटे 30 मिनट बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि हमारा जो IST है GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये हमारा दोस्तों ये रेखा हमारा क्या है, IST है। और दोस्तों थोड़ा सा और यहाँ से ध्यान देंगे, ये कहाँ से होकर गुजरती है, हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। और दोस्तों IST हमारे देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों, 5 राज्यों से। वहाँ उन राज्यों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। IST में हम लोग कर्क रेखा को पढ़ चुके हैं दोस्तों, अब यहाँ पे IST को देख लें कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो नंबर 1 पे दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, कौन सा, उत्तर प्रदेश का। दूसरे पर हमारा आएगा मध्य प्रदेश, क्या आएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। तीसरे पर हमारा आएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। और चौथे पे दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर दोस्तों हमारे देश की मानक सीमा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5 क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है भारत का क्षेत्रफल। यहाँ पे दिखाया गया भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, काफ़ी बेसिक चीज़ें दोस्तों, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मैप के जरिए देखिए ताकि एक लंबे समय तक आप लोग प्रिपेयर रहें। अगला दोस्तों 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। हम लोग बिल्कुल जानते हैं चीन पहले स्थान पे, हम लोग दूसरे स्थान पे हैं, और क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग दोस्तों 7वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट नंबर 7, विश्व की कुल भूमि का भारत के पास 2.4% है। कितना परसेंट है दोस्तों, विश्व की कुल भूमि का भारत के पास 2.4% है, जबकि विश्व की लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर हमारा 8 है। 8 नंबर क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। थोड़ा सा हम लोग अभी इसको मैप के जरिए देखेंगे दोस्तों। केंद्र शासित में देख लेते हैं दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे अधिक तथा लक्षद्वीप का सबसे कम है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम इसको मैप के जरिए दोनों देखते हैं दोस्तों। ये हमारा मैप है दोस्तों इंडिया का। हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा दोस्तों, राजस्थान है। राजस्थान इसमें कहाँ पे दोस्तों, तो ये है हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों, राजस्थान है। थोड़ा सा हम यहाँ पे और देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों एमपी पड़ता है। क्या पड़ता है, एमपी पड़ता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र पड़ता है दोस्तों, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है। इस तरह से दोस्तों राजस्थान सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। हालांकि पहले दोस्तों चौथे नंबर पे हम लोग जानते हैं कि आंध्रा आता है, लेकिन जब से दोस्तों आंध्रा और तेलंगाना का बंटवारा गया तब से चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। और दोस्तों सबसे छोटा हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा है दोस्तों, गोवा है। गोवा कहाँ पे, हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारा गोवा है दोस्तों, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा हमारा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन है, वो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे है दोस्तों, पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हम लोग जानते हैं दोस्तों, पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। और सबसे छोटा दोस्तों यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप हम लोग जानते हैं, ये हमारे देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। और अंडमान निकोबार हमारे देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों 10 नंबर पॉइंट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों,
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। अगला पॉइंट दोस्तों 11 नंबर, मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे 6100 आएगा। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीप सहित यहाँ पे दोस्तों दिखाया जा रहा है 7,516.6 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात का है। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और यहाँ से जोड़ के पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, गोवा है ही छोटा, तो उसकी तटरेखा कहाँ से आएगी बड़ी। अगला नंबर 12 नंबर पॉइंट दोस्तों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील की दूरी तक है। हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं दोस्तों, जानते हैं एक संलग्न क्षेत्र होता है दोस्तों, प्रादेशिक जल सीमा होती है, उसके बाद आर्थिक अनंत क्षेत्र होता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों 12 समुद्री मील, फिर 12, फिर 24 दोस्तों 200 समुद्री मील। इस चीज़ों को दोस्तों हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ दोस्तों पॉइंटों के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं वनडे एग्जामों के लिए। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। कहाँ दोस्तों, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा मैप के हिसाब से देखते हैं इसको, ये पॉइंट और यहाँ से देख लेते हैं 14 और 15 दो पॉइंट। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप परवाल भित्ति से निर्मित है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप परवाल भित्ति से निर्मित है, जबकि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरम तथा नारकोंडम नामक दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार में बैरन और नारकोंडम नामक दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग मैप के जरिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग मैप में हम लोग थोड़ा सा यहाँ से अध्ययन करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो हमारी ये आएगी दोस्तों, कौन सी, ये वाली आएगी मुख्य क्षेत्र की दोस्तों। ये इतना, ये कितना है दोस्तों, ये है 6100 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और अगर दोस्तों हम इसमें द्वीपों की जो है द्वीपों की दो तट रेखा अगर जोड़ लेंगे दोस्तों, यानी लक्षद्वीप और अंडमान को भी जोड़ लेंगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर। कितना, 7,516.6 किलोमीटर। तो कितना हुआ दोस्तों, ये मुख्य भूमि का कितना आएगा दोस्तों, तो 6100 किलोमीटर। और अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी तट रेखा को जोड़ ले तो हमारा कितना बनेगा दोस्तों, 7,516.6 किलोमीटर। अगली बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं अंडमान निकोबार जो हमारा यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, तो बैरन और नारकोंडम। कौन से, बैरन और नारकोंडम। लक्षद्वीप के बारे में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, ये हमारा लक्षद्वीप है कि यहाँ ये दोस्तों परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। किस तरह से दोस्तों, परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अगला हम लोग पढ़े दोस्तों कि सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य हमारा कौन सा है दोस्तों, तो गुजरात है। कहाँ पे दोस्तों, ये है हमारा गुजरात। गुजरात की तटरेखा दोस्तों सबसे लंबी है। और सबसे छोटी किसकी है दोस्तों, तो है गोवा की। गोवा है ही छोटा, हम लोग जानते हैं, तो उसकी तटरेखा बड़ी कहाँ से होगी दोस्तों, ये हमारा गोवा है। और दोस्तों गोवा की तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखें दोस्तों, पढ़े हैं कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई तो कितना पढ़ा गया है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। कौन सी आएगी दोस्तों, तो हमारी स्थल सीमा की लंबाई ये वाली नापी जाएगी दोस्तों, जो यहाँ से होकर गुजरती है ये वाली। तो ये कितनी दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। और तट रेखा की लंबाई दोस्तों केवल मुख्य भूमि की तो वो हो जाएगी दोस्तों 6100 किलोमीटर। और द्वीपों के सहित दोस्तों तटरेखा की लंबाई जो देखेंगे तो आएगी 7,516.6 किलोमीटर। दो चीज़ और यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये किए रहा, ये किए रहा, इस तरह से आप समझ लीजिए दोस्तों। तो पूर्व पश्चिम की भारत की लंबाई कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों वो है 3,214 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 3,214, यानी 2,933 पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण 3,214 किलोमीटर। चलिए दोस्तों हम लोग आगे अपने पॉइंट पे चलते हैं।
अगला पॉइंट दोस्तों हमारा लोगों का दर्रे से आ गया है। भारत के प्रमुख दर्रों को हम लोग दोस्तों समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा दोस्तों आप इसमें कॉमन सेंस थोड़ा ट्रिक से इसको याद कीजिए ताकि लंबे समय तक आप प्रिपेयर हैं दोस्तों। नहीं यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कहीं कहीं, और किसी भी दर्रे को दोस्तों किसी दूसरे राज्य में समझ के आंसर गलत कर देते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो हमारा काराकोरम जो जिला बनिहाल और बुर्जिल, नंबर 1 पॉइंट पे है दोस्तों काराकोरम जो जिला बनिहाल और बुर्जिल, तो ये कहाँ के दर्रे हैं दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के हैं। सबसे उत्तरी क्षेत्र आप थोड़ा दिमाग में रखिए दोस्तों, हम लोग उत्तर से चल रहे हैं जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों काराकोरम जो जिला बनिहाल और बुर्जिल कहाँ से है, जम्मू कश्मीर। अब थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, तो सिपकीला और बड़ा लाचा, सिपकीला और बड़ा लाचा। फिर थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। लिपुलेख, माना और नीत, ये 3 कहाँ है, उत्तराखंड। अब दोस्तों थोड़ा पूर्वी एरिया पे चलते हैं। हम लोग जानते हैं इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश पड़ेगा, उसके बिहार के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा सिक्किम पड़ेगा दोस्तों। तो सिक्किम में 2 है दोस्तों, एक नाथुला एक जेलेपला, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में। अब दोस्तों पूर्वी भारत को देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे 2 दर्रे आएंगे, बोमडिला दर्रा और दिफू दर्रा, बोमडिला दर्रा और दिफू दर्रा। अब चलेंगे दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, हम लोग महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हमारे 2 पड़ते हैं दोस्तों, थाल घाट और भोर घाट। और लास्ट में दोस्तों दक्षिणी भारत में एक ऐसा थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं दोस्तों, दक्षिणी भारत यानी केरल में कौन सा आएगा दोस्तों, तो आएगा हमारा केरल में कौन सा पड़ेगा दोस्तों, पाल घाट। कौन सा, पाल घाट। इस तरह से दोस्तों हम लोग दर्रों को समझेंगे। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों भारत में नदियों के किनारे बसे नगर, भारत में नदियों के किनारे बसे नगर। हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन वनडे एग्जामों में एक क्वेश्चन दोस्तों लगभग हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको याद करते हैं। भारत में नदियों की दोस्तों, भारत में नदियों के किनारे बसे नगर, भारत में नदियों के किनारे बसे नगर। चलिए देखते हैं इसको दोस्तों। नंबर 1 आगरा, दोस्तों आगरा, हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों आगरा, आगरा कहाँ में पड़ता है, यूपी में दोस्तों। कहाँ पे, यूपी में। आगरा किस नदी के किनारे है, तो है यमुना नदी के किनारे दोस्तों। दूसरा देखते हैं कटक कहाँ पे है दोस्तों, कटक आप लोग उड़ीसा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहाँ पे महानदी हम लोग बार बार पढ़ते चले आए, हीराकुड बांध। तो दोस्तों कटक महानदी। तीसरा दोस्तों हरिद्वार, हरिद्वार आप लोग जानते हैं दोस्तों सब कुछ, हरिद्वार गंगा। नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी। उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा। श्रीनगर तिरुचिरा, श्रीनगर झेलम, श्रीनगर झेलम। अगला दोस्तों तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कावेरी। डिब्रूगढ़ दोस्तों ब्रह्मपुत्र। और पटना गंगा। अहमदाबाद साबरमती। आगे देखते हैं दोस्तों। अहमदाबाद साबरमती हो गया। कोलकाता कौन सा दोस्तों, कोलकाता किस नदी के तट पर, तो हुगली के। गुवाहाटी किस नदी के तट पर, तो ब्रह्मपुत्र। पणजी किस नदी के तट पर, तो मांडवी। सूरत किस नदी के तट पर, तो ताप्ती। अयोध्या किस नदी के तट पर, तो सरयू। हैदराबाद किस नदी के तट पर, तो मूसी। संबलपुर किस नदी के तट पर, तो महानदी। इलाहाबाद किस नदी के तट पर, तो दोस्तों इलाहाबाद या प्रयागराज वो गंगा यमुना। और हमारा लखनऊ राजधानी हम लोग जानते हैं गोमती नदी के तट पर दोस्तों। इस तरह से हमारे दोस्तों मुख्य जो नगर हैं वो किस नदी के तट पर स्थित हैं, हम लोग दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश की है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, ये असम में है। हम लोग बार बार देखते चले आएंगे दोस्तों, काफ़ी ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चन एक सिंह वाली गैंडा के नाम से दोस्तों हम लोग इसको पढ़ते चले आए हैं। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, 2 हमारे असम से मेन है दोस्तों, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, असम में पड़ते हैं। आगे देखते हो दोस्तों झारखंड से यहाँ पे एक है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, कहाँ पे है दोस्तों, वो झारखंड में है। अगला दोस्तों कर्नाटक में क्या, तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक। अगला दोस्तों राजस्थान से क्या है, केवलादेव पक्षी विहार, क्या दोस्तों, केवलादेव पक्षी विहार। आगे देखते हैं दोस्तों राजस्थान का हमारा हो गया।
राजस्थान के बाद दोस्तों एक और राजस्थान से हम लोग एक देखें दोस्तों, केवलादेव पश्चिमी बिहार, और एक है दोस्तों सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी केवलादेव पश्चिमी बिहार, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो दोनों दोस्तों राजस्थान में है। अगला देखते हैं दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों दोस्तों कहाँ पे हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है ओडिशा में। कहाँ पे दोस्तों? ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। अब ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये दोनों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में। कभी कभी लोकेशन भी वहाँ का पूछा था दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पे है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो लखीमपुर खीरी नीचे लिख गया दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों उत्तराखंड, और नंदा देवी पशु विहार ये दोनों उत्तराखंड। आगे देखते हैं दोस्तों, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारत में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन हम लोग वनडे एग्जामों में बराबर देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। क्या है दोस्तों? भारत में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। नंबर 1 है हरित क्रांति, कहाँ से संबंधित? कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली का उत्पादन। पीली क्रांति सूर्यमुखी व तिलहनों का उत्पादन। और भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा। आगे देखते हैं दोस्तों, भूरी हो गया है। भूरी के बाद लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। और इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाहों पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ पे नाम है, यहाँ पे उनके राज्य किस राज्य में है और किस नदी के मुहाने पर स्थित हैं। नंबर 1 है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे दोस्तों? ये तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम किस नदी के मुहाने पर? तो ये हुगली के। दूसरा है दोस्तों मुंबई। मुंबई कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र का। और कहाँ पे दोस्तों? ये अरब सागर। अगला देखते हैं दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु, हम लोग जानते ही हैं बंगाल की खाड़ी। यानी दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल, हुगली और मुंबई जो महाराष्ट्र, अरब सागर, चेन्नई तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी, कोचीन केरला, अरब सागर, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ये बंगाल की खाड़ी। अभी इसको दोस्तों हम लोग मैप के सहारे भी देखेंगे ताकि लंबे समय तक याद रहें। उसके बाद दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी। पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी। और न्यू तुतिकोरिन तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। दोस्तों जानते हैं हम लोग कि बंगाल की खाड़ी के निकट दोस्तों तट पर स्थित नगर है। अगला देखते हैं दोस्तों मार्मागांव यानी गोवा का है, अरब सागर। कांडला गुजरात का, अरब सागर। न्यू मंगलोर कर्नाटक, अरब सागर। चलिए दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा मैप के जरिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग जो पढ़ाए हैं, कांडला ये हमारा गुजरात का, हम लोग जानते हैं दोस्तों अरब सागर। कांडला गुजरात, यहाँ पे अरब सागर। बादीपुर हम लोग देख लिए। मुंबई जो दोस्तों नेहावा सेवा, यहाँ पे हम लोग देखिए अरब सागर। मार्मा गोवा का अरब सागर। न्यू मंगलोर दोस्तों अरब सागर। और कोचीन दोस्तों केरला जो हम लोग देखे हैं वो अरब सागर। फिर पूर्वी एरिया पे चलते हैं दोस्तों, ये हमारा कोलकाता पश्चिम बंगाल का, हम लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे हल्दिया भी एक छोटा दिया गया है दोस्तों। पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी। काकीनाड़ भी दिया गया दोस्तों। एन्नौर बंदरगाह दोस्तों ये भी बंगाल की खाड़ी। और चेन्नई बंगाल की खाड़ी। इस तरह से दोस्तों ये हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं जो दोस्तों अपनी अलग अलग राज्यों के दोस्तों बंदरगाह हैं जो विभिन्न यानी पश्चिमी ये यहाँ पे दोस्तों अरब सागर, और पूर्वी एरिया पे जो बसे हैं नगर दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर या तट पर दोस्तों बंदरगाह स्थित हैं। यहाँ नीचे दोस्तों न्यू तुतिकोरिन दिया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा
भारत के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक राज्य, भारत के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक राज्य। नंबर 1 है दोस्तों अभ्रक। अभ्रक कहाँ दोस्तों? सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। अभ्रक का उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा झारखंड, उसके बाद बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट दोस्तों सबसे ज़्यादा उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र। लौह अयस्क दोस्तों सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर कर्नाटक। जस्ता दोस्तों सबसे ज़्यादा राजस्थान। और जिप्सम, जिप्सम दोस्तों सबसे ज़्यादा राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। जिप्सम दोस्तों राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को। आगे चलते हैं दोस्तों। तांबा, तांबा का देखते हैं दोस्तों। तांबा का दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तांबा का दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। कोयला का दोस्तों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। और पेट्रोलियम का मुंबई, गुजरात और असम। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला टाइप, भारत के मुख्य कृषि फसलें एवं उत्पादक राज्य। भारत के मुख्य कृषि फसलें एवं उत्पादक राज्य, इसको देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 है चावल। चावल का सबसे ज़्यादा दोस्तों पश्चिम बंगाल, उसके बाद पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। गेहूं का उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। मक्का का मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। गन्ना का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आगे देखते हैं दोस्तों गन्ना का हो गया है। गन्ना के बाद दोस्तों कपास का गुजरात सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। जूट का सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। उसके बाद कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। उसके बाद दोस्तों चाय का असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों आलू का उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और असम। तो इस तरह से दोस्तों ये आज मास्टर वीडियो भारत के भूगोल का दोस्तों हमारा पहला भाग था। इसका दूसरा भाग और तीसरा भाग दोस्तों यानी कंप्लीट भारत का भूगोल तीनों भाग में दोस्तों जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो दोस्तों आप समय से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।